टीवी उठा लिया होता है और मिशन कंप्लीट। दोनों मोटरसाइकिल पर चढ़कर वहां से निकल जाते हैं और टेंडो अभी जो कुछ हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है। वो डिसाइड करता है कि अपना सपना हमेशा याद रखेगा और उसे अपनी लिस्ट में लिख लेता है। जब टेंडो छोटा था वो एकदम यंग जॉन विक जैसा था। अपर क्लासमैन से लड़ना उसका रोज का मॉर्निंग रूटीन बन चुका था और यह सब सिर्फ एक कुत्ते के लिए। वो उस टाइम एक सुपर हीरो की तरह फील करता था, लेकिन फिर रियलिटी ने उसका सपना तोड़ दिया। बाद में केंचो न्यूज चेक करता है और वो कंफर्म करता है जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, लेकिन एक होप की किरण अब भी बाकी है। मिलिट्री ने कुछ सिक्लूडेड गांव को पहाड़ों में सिक्योर कर लिया है। ये सुनकर टेंडो के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होती है, मेरा परिवार सेफ हो सकता है, क्योंकि वो जापान के सबसे ज्यादा सिक्लूडेड गांवों में से एक में रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब टेंडो केंचो के नए शुरुआत के लिए उसके बाल कलर कर रहा होता है, वो अनाउंस करता है, मैं जॉन विक बनने वाला हूँ। हाँ, टेंडो अब एक ऐसा आदमी बनने जा रहा है जो लोगों को ज़ॉम्बीज से बचाता फिरेगा। केंचो थोड़ा डाउट में होता है क्योंकि उनके पास कोई गन्स या हथियार नहीं है, लेकिन टेंडो के पास ऑलरेडी एक प्लान होता है और लिस्ट में एक नए आइटम ऐड की जाती है, सुपर हीरो बना। बाद में टेंडो और केंचो निकलते हैं अपने अगले मिशन पर, एक एक्वेरियम की तरफ। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, जगह बिल्कुल खौफनाक लग रही होती है। पूरा एक्वेरियम बर्बाद हालत में होता है, सारे वर्कर्स इसे छोड़कर जा चुके होते हैं। पास के फिश टैंक्स आधे खाली होते हैं और कुछ में बस सन्नाटा। वो जगह देखते हैं। कुछ देर के लिए टेंडो किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और फिर वो मिल जाती है, जो उसके प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। एक बस लोगों से भरी हुई एक जंबी जैम में फंसी होती है। ड्राइवर पैसेंजर्स को शांति से समझाता है, अब हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जब तक ये ज़ॉम्बी ग्रुप यहाँ से चला नहीं जाता, और वो सबको तसल्ली देता है, फिक्र मत करो, हम एक सील्ड बस में हैं, कोई जंबी अंदर नहीं आ सकता। लेकिन एक इंसान की गलती की वजह से अब पूरी बस के पैसेंजर्स को अपनी जान बचानी पड़ रही है और एक एक करके सब ज़ॉम्बीज का शिकार बन रहे हैं। एक लड़की अब तक जिंदा होती है और पैनिक में भागते हुए एक्वेरियम की तरफ दौड़ती है। वो सोचती है बस किसी तरह अंदर पहुंच जाऊं तो शायद बच जाऊं, लेकिन उसी वक्त वो लड़खड़ा कर गिर जाती है और पीछे से एक तेज भागता हुआ जंबी बिल्कुल उसैन बोल्ट जैसी स्पीड में उसकी तरफ दौड़ता आ रहा होता है। वो लड़की अब उसका शिकार बनने ही वाली होती है, लेकिन तभी टेंडो एक्वेरियम के अंदर से भागता हुआ आता है और उस जॉम्बी को जोर से धक्का देकर साइड कर देता है और जॉम्बी लगभग 10 मीटर दूर जा गिरता है। यह था उसका सीक्रेट वेपन। उसने एक्वेरियम से शार्क सूट उठा लिया था जिससे वो जॉम्बी के काटने से बच सके। अगर शार्क के दांत उस सूट को नहीं छेद सकते तो जॉम्बी के दांत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ उसने अपने सुपर हीरो गोल का पहला स्टेप पूरा कर लिया। वो आसपास कुछ और लोगों को नोटिस करता है जिन्हें मदद चाहिए और उन्हें एक्वेरियम के अंदर जाकर सेफ रहने को कहता है। उन्हीं लोगों में उसे अपनी दूसरी क्रश भी नजर आती है, लेकिन इस बारे में सोचने का टाइम उसके पास बिल्कुल नहीं है क्योंकि बोल्ट राउंड 2 के लिए वापस आ चुका है। सूट बाइट से तो बचाता है, लेकिन दर्द तो फिर भी होता है। जब टेंडो जमीन पर गिर जाता है तो बोल्ट उस पर भारी पड़ने लगता है और केंचो सिर्फ इतना कहता है, पहले अपनी जान बचा ले भाई, हीरो बाद में बनना। टेंडो आखिरकार ज़ॉम्बीज को ब्रिज से धक्का दे देता है और उन्हें नदी में गिरा देता है। शुक्र है उसकी वो हार्डकोर फिजिकल ट्रेनिंग का जिसने उसे इस मुश्किल से निकल दिया। जब वो वापस एक्वेरियम में लौटा है, केंचो उसका वेलकम कुछ ऐसे करता है जैसे उसने उसे कभी अकेला छोड़ा ही ना हो। बाद में टेंडो अपनी क्रश से बात करने जाता है, सिर्फ कैजुअली बात करने, लेकिन वो लड़की उसकी पूरी जिंदगी को आग लगा देती है। हर लाइन एक अटैक था। केंचो बेचारा उसकी इज्जत बचाने की कोशिश करता है, लेकिन भाई रोस्टिंग इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं बचा। उसके तुरंत बाद पूरे एक्वेरियम में एक जोर का क्रैश सुनाई देता है। टेंडो और केंचो डिसाइड करते हैं कि देखते हैं क्या हुआ है, लेकिन जब वो क्रैश की असल वजह तक पहुंचते हैं, उन्हें एक भयानक चीज दिखाई देती है। ज़ॉम्बीज को कोई तैराक नहीं मिला तो उन्होंने एक शार्क को बुला लिया। शार्क उनका पीछा करने लगता है और वो लोग तुरंत दूसरे लोगों को वार्निंग देने के लिए भाग जाते हैं। टेंडो फिर से जॉन विक बनने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है ये एक शार्क है जिसके पास पैर भी हैं। वो एक रूम में फंस जाते हैं जहां और भी ज़ॉम्बीज होते हैं और सभी इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की बिना सोचे समझे सीधा टेंडो की क्रश को पकड़ लेती है। एक पल के लिए रुकती है, फिर डर के मारे उससे धक्का देकर एक तरफ कर देती है और अब टेंडो की क्रश मोस्ट लाइकली उस ज़ॉम्बी के सामने अकेली रह जाती है। ये देखते ही केंचो उसे बचाने के लिए भागना चाहता है, लेकिन दरवाजा इतना ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो चुका होता है कि खुल ही नहीं पाता। वो इधर उधर देखता है टेंडो से पूछने के लिए कि अब क्या करे, लेकिन टेंडो तो पहले ही भाग चुका होता है हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ टेंडो की क्रश एक बड़ी शार्क के सामना कर रही होती है। उस वक्त वो सिर्फ खुद को कोस रही होती है। काश उसने पहले ही समझा होता कि ज़ॉम्बी चेस के दौरान कभी भी बड़े ग्रुप्स के साथ रहना सेफ नहीं होता। वो अपनी मौत को मंजूर कर लेती है, लेकिन टेंडो ने नहीं किया। वो एयर वेंट से कूदता है और सीधा शार्क को अटैक करता है। वो लड़की चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि टेंडो अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाने आया है, और वो भी उस बेइज्जती करने के बाद जो उसने उस पर की थी। वो सोचती है वापस आने का क्या रीजन था, लेकिन टेंडो के लिए किसी की मदद करने के लिए वजह हो ये जरूरी नहीं। वो सिर्फ वही करता है जो उसका दिल कहता है। वो टेंडो की हिम्मत से हैरान होती है और उसे पूछती है क्या उसके पास कोई प्लान है, लेकिन टेंडो ने अब तक कुछ नहीं सोचा होता। जैसे ही वो दोनों भागने लगते हैं, वो एक आइडिया सोचती है। शार्क्स इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। अगर उन्हें शॉक दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अटैक नहीं कर पाते। जब वो शार्क को डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, टेंडो एक दीवार के टकराव से चोट खाकर बेहोश हो जाता है। केंचो परेशान होता है और सोचता है कि टेंडो को शार्क का शिकार बनने से पहले कैसे बचाए। तब वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाता है। वो शार्क को अपना पिछवाड़ा दिखाकर अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही शार्क उस पर अटैक करता है, केंचो के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है। पर उसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर टेंडो को होश आ जाता है। इसी बीच लड़की भी कुछ बैटरीज ढूंढ निकालती है और उन्हें टेंडो की तरफ उछालती है। टेंडो तुरंत समझ जाता है। वो उनका इस्तेमाल शार्क को एक इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए करता है। शार्क झटके से हिल जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद तीनों
मिलकर सेफली वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर आकर केंचो उस लड़की से पूछता है, तुम उन दूसरे ग्रुप का पीछा नहीं करोगी? लड़की थक कर कहती है, मैं अब ग्रुप से पक चुकी हूँ। वो अभी भी नहीं समझ पाती कि टेंडो उसके लिए अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा, लेकिन टेंडो बस मुस्कुराता है और कहता है, अब तुम मेरे लिए अनमोल हो, इसलिए मैं तुम्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। ये सुनकर वो हल्की सी शर्मा जाती है और आखिरकार टेंडो को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन टेंडो एक वॉच शॉप में पहुंचता है और उसकी नजर सीधा एक रोलेक्स पर जा टिकती है, वही घड़ी जो वो कभी अफोर्ड नहीं कर पाया। लेकिन अब जब दुनिया खत्म हो चुकी है तो मुझे जितनी चाहे उतनी शाइनी चीजें पहनने से कोई नहीं रोक सकता, वो सोचता है अपनी कलाई पर रोलेक्स पहनते हुए। तभी केंचो उसे और भी महंगी और भी फ्लैशी वॉच दिखाता है और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ ये दोनों इस वक्त अपने दिमाग से पूरी तरह ड्रिप आउट है। उस रात टेंडो को पता चलता है कि उनके पास पानी खत्म हो गया है और शहर में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। फोन्स अभी भी चार्ज्ड हैं, लेकिन कोई न्यूज नहीं मिल रही क्योंकि सारे स्टेशंस बंद हो चुके हैं। शायद वो शहर के आखिरी लोग बच गए हैं, इसलिए ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले दोनों उस खूबसूरत स्काईलाइन का मजा लेते हैं जो बिजली जाने की वजह से साफ दिख रही होती है। कल वो टेंडो के होमलैंड गनमा की तरफ निकलने वाले हैं। अगले दिन सुबह वो अपने ट्रिप की पैकिंग शुरू करते हैं और टेंडो अपनी पुरानी जिंदगी को गुड बाय कहता है। नॉर्मली गनमा तक 5 घंटे की ड्राइव होती है, लेकिन अब ट्रैफिक का क्या सीन होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि ये एक लंबी और मुश्किल जर्नी होने वाली है। केंचो पूछता है, क्या तुम अब फाइनली अपनी सेफ्टी के लिए गन लेने वाले हो? लेकिन टेंडो के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अगर ट्रैवल करना है तो स्टाइल में करेंगे, इसलिए टेंडो डिसाइड करता है एक लग्जरी कैंपिंग व्हीकल लेने का। और किस्मत के एक ट्विस्ट से वहां उनकी मुलाकात शिजुका से भी होती है। टेंडो उससे अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन शिजुका के पास अभी तक कोई क्लियर प्लान नहीं होता, इसलिए वो तुरंत मना कर देती है। दूसरी तरफ केंचो उसे बात करने में सक्सेसफुल हो जाता है और पता चलता है कि शिजुका के पास लाइसेंस नहीं है। तब वो उसे कन्विंस कर लेते हैं कि उनके साथ जाना उसके लिए ज्यादा सेफ होगा। फिर तीनों कार शो में जाते हैं जहां वो सारी गाड़ियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वहीं एक मिलिट्री टैंक जैसा आरवी था, कोई खास रीजन नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जबरदस्त दिख रहा था। शिजुका अभी भी प्रैक्टिकलिटी के बारे में सोच रही थी और कुछ ऐसा चुनने की कोशिश कर रही थी जो अच्छे से चले और जिसका फ्यूल कंजम्पशन भी ठीक हो। लेकिन टेंडो पूरी तरह उस लग्जरी कैंपर के पीछे था जो उसने ढूंढ लिया था। उसने अपना तीसरा प्यार पा लिया था। शिजुका अभी भी प्रैक्टिकलिटी के पक्ष में थी और कहती थी कि इस कैंपर में कहीं भी जाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका नहीं है। लेकिन फिर वो एक और आरवी देखती है जो उसे अब तक की हर प्रैक्टिकल बात पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। जो थोड़ी देर पहले तक सिर्फ प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही थी, अब एक डिजाइन पे फिदा हो गई। ये देख के टेंडो और केंचो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहती है ये अलग है। पर उनके शोर मचाने की वजह से उनके सामने एक बड़ी मुश्किल आ गई है। वो ज़ॉम्बीज से घिरे हुए हैं। जल्दी से वो एक रैंडम आरवी में घुस जाते हैं और भागने लगते हैं। जैसे ही वो शहर छोड़ते हैं, केंचो बाइक पर उनके बगल में होता है और टेंडो आरवी चला रहा होता है। टेंडो परेशान था कि रोड्स इतनी खाली क्यों हैं जबकि वीकेंड है। शिजुका कहती है शायद किसी के पास ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बाद शहर छोड़ने का वक्त ही नहीं था। वो पूछता है तुम्हें ज़ॉम्बीज के बारे में कुछ पता है? शिजुका सोचती है मुझे लगता है यह कोई वायरस है, अगर इसका वैक्सीन बना लिया जाए तो शायद दुनिया को वापस उभारने का मौका मिल सकता है। लेकिन वो भी मानता है इसका कोई मतलब नहीं जब तक हम खुद जिंदा न बचें। उस शाम वो कैंप लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिर रोड पर बिछाए स्पाइक स्ट्रिप्स पर आ जाते हैं। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सबसे बुरी चीज बाहर आती है लोग, और उससे भी बुरा गैंग लीडर टेंडो का पुराना बॉस निकला। मैं सोचता हूँ अब टेंडो शायद चाहता होगा कि उसने तब केंचो के कहने पर गन ले ली होती। टेंडो को पुराना दर्द फिर से याद आता है जो उसने उस आदमी के साथ झेला था। यह उसका पूरा प्लान था। उसने उनका एक्सीडेंट करवाया ताकि वो यहाँ फंस जाए और फिर वो टेंडो को फिर से अपने लिए काम करने पर मजबूर करना चाहता था। शिजुका टेंडो की बातों पर गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसे समझा देती है कि वो ऐसे दिखाता है जैसे वो उनकी मदद कर रहा है और लूट मारने वालों से बचा रहा है, लेकिन असली में वो खुद ही लूट मारने वाला है। और यह सब अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहती है। कोई और चारा न होने की वजह से टेंडो को फिर से उसके लिए काम करना पड़ता है और उसका दर्द फिर से शुरू हो जाता है। शिजुका केंचो के घाव की देखभाल करती है और केंचो माफी मांगता है कि उसकी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। लेकिन शिजुका उसे समझाती है कि शायद यह सब पहले से ही उनके प्लान का हिस्सा था और उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। टेंडो देखता है कि बाकी लोग काम करते करते थक चुके हैं, लेकिन उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। जब वो इक्विपमेंट ले जा रहा होता है, उसका रुख एक फ्रीजर की तरफ होता है जहां वो कुछ बियर्स रख देता है। रखते हुए सोचता है काश यह सबके लिए ठंडी हो जाए। लेकिन उसी वक्त बॉस आ जाता है और गुस्सा हो जाता है क्योंकि टेंडो उसकी कीमती बिजली बर्बाद कर रहा होता है सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। टेंडो फिर से अपने पुराने दर्द में जकड़ जाता है, लेकिन फिर और एम्प्लॉयज आ जाते हैं और बियर देख लेते हैं। अब बॉस के पास उन्हें देने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो मजबूरी में अच्छा बनने का नाटक करता है। वो अभी भी बस एक शोषक हरामी है, लेकिन यहाँ सारी ताकत उसके पास है, इसलिए कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, कम से कम अभी के लिए। उसने ज़ॉम्बीज को लेबर के तौर पर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और टेंडो से कहता है कि वो ज़ॉम्बीज की तरह काम करे, एक ऐसा इक्विपमेंट जो खुद से सोच नहीं सकता। यही होता है जब लेबर यूनियन नहीं होता। उस रात केंचो शिजुका से पूछता है क्या तुमने नोटिस किया है कि टेंडो आजकल कितना अजीब बिहेव कर रहा है? लेकिन शिजुका पहले ही समझ चुकी होती है कि टेंडो की जिंदगी कैसी थी। वो जानती है कि कंट्रोल में रहना कैसा लगता है और उसने भी जुल्म झेला है, इसलिए उसे पता है कि टेंडो अब खुद में लड़ने की ताकत नहीं ढूंढ पा रहा। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जब वो एक छोटी सी बच्ची थी। एक बार बारिश के दिन स्कूल से घर लौटते वक्त उसकी नजर एक छोटे से पपी पर पड़ती है जो एक भीगते बॉक्स में पड़ा होता है। वो उसे वहां छोड़ नहीं पाती, इसलिए डिसाइड करती है कि उसे घर ले जाएगी। लेकिन जब उसने अपने पापा से उस
कुत्ते को रखने की इजाजत मांगी तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि उसे छोड़ दो या उसका कुछ कर दो। उन्हें एक बीमार और बेकार कुत्ते की देखभाल में कोई फायदा नजर नहीं आता था। उनका कहना था कि उसे चाहिए कि वो अपने दोस्तों से आगे निकले और अपना टाइम किसी दूसरे जीव की फिक्र करने जैसे बचकानी कामों में बर्बाद ना करे। वो सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन उसके पापा उसे सिखा रहे थे कि कैसे निर्दयी और कैलकुलेटिंग बनना है, ताकि कल को अगर कोई कमजोर हो तो उसे बिना हिचकिचाए नजरअंदाज कर सके। वापस प्रेजेंट टाइम में टेंडो का बॉस गंसू एक चीरी स्माइल के साथ एक्ट कर रहा होता है जैसे सब कुछ परफेक्ट हो। वो टेंडो और उसकी टीम को वेलकम करते हुए कहता है, सब लोग खुश हैं, दिल खोल के पी रहे हो? जबकि असली में टेंडो वहाँ लिटरल गुलामी कर रहा होता है। 2 लोग मजे में बैठे होते हैं, चिल्ड बियर के साथ एक असली सवाल उठाते हुए, अगर मौका मिले तो क्या तुम एक जंबी लड़की के साथ स्मैश करने के लिए इन्फेक्टेड होना चाहोगे? जैसे ही उनमें से एक अपनी बियर खत्म करता है, वो टेंडो को बुलाता है और चिल में कहता है, भाई एक और ले आ। और हमारा बंदा, वो अभी एक एब्सोल्यूट मैस है। वो अपने ही पैरों में उलझ जाता है और बियर जमीन पर गिर जाती है। और चाहे दुनिया बर्बाद हो रही हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। लोग अभी भी वेट स्टाफ के साथ वही घटिया नीचा बर्ताव करते हैं। टेंडो बार बार सॉरी बोल रहा होता है, जबकि लोग उस पर चिल्ला रहे होते हैं जैसे वो उनका नौकर हो। इसी बीच दूसरी तरफ उसका पुराना बॉस एक बूढ़ी औरत के ड्रिंक सर्व करने पर फुल गुस्सा हो जाता है। वो चीखता है, मैं सिर्फ उन लड़कियों से ड्रिंक लेता हूँ जिनके पास सबसे बड़े बूब्स होते हैं। तो ऑब्वियसली वो शिजुका को बुलाता है और बोलता है कि वो उसका ड्रिंक भर के दे। शिजुका का मन नहीं चाहते हुए भी हाँ बोलती है और वही करती है जो उसने कहा। जब वो आदमी शिजुका के बॉडी को घूर रहा होता है, शिजुका चुपचाप उसके ग्लास में ड्रिंक डालती है, लेकिन फिर वो जबरदस्ती करता है कि शिजुका खुद भी एक ग्लास ले, जबकि उसका क्लियरली कोई मूड नहीं होता। और देखो जरा उस आदमी का लिप स्टार्टना, बिल्कुल ऑब्वियस है, वो पूरा सीन किसी चीप एनिमे जैसे बनाना चाहता है। उसके ड्रिंक खत्म करने के बाद वो पूछता है, क्या तुम अलाउ करोगी कि मैं थोड़ा हाथ लगा सकूं? शिजुका इस सवाल को इग्नोर कर देती है, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। तो वो तुरंत टेंडो को बुलाता है, उस पे चीखता है और एक बोतल ले आ, ताकि वो शिजुका को इतना पिला सके कि शायद उसे वो थोड़ा कम अगली लगे। लेकिन सैडली अल्कोहल भी उस चेहरे को फिक्स नहीं कर पाएगा। जब टेंडो आधे सेकंड में रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो और जोर से चिल्लाता है, जैसे उसकी आवाज ही रिमोट हो टेंडो के लिए। बेचारा टेंडो नींद की कमी, हीट स्ट्रोक और रोज रोज के चिल्लाने के बीच बस मैकेनिकली रिएक्ट करता है और गलती से उस आदमी को एक खाली बोतल पकड़ा देता है। गंसू का दिमाग लिटरली ब्लास्ट हो जाता है। वो टेंडो पर चिल्लाने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते मुंह से कम 6 गैलन थूक उड़ा देता है, बिल्कुल मिसाइल्स की तरह। और तब भी टेबल पर बैठी शिजुका बस एक जगह खोई हुई सी है। वो सोचती है जिस दिन से वो पैदा हुई थी उसके पापा ने उसे सिखाना शुरू कर दिया था कि कैसे आसपास के लोगों का फायदा उठाकर सीईओ बन सकती है। वो उसके दिल और आत्मा को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक सीईओ को दिल या जज्बात की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसने अपने दिल को संभाल कर रखा और अपने प्यारे दोस्त एंटरटेनमेंट को घर के छत के नीचे वाले कमरे में छुपा दिया ताकि उसे ठीक कर सके। वो पूरी तरह से कमिटेड हो गई और एनिमल हेल्थ के बारे में पढ़ना भी शुरू कर दिया ताकि अपने दोस्त की बेहतर देखभाल कर सके। बहुत मेहनत के बाद वो आखिरकार एंटरटेनमेंट को खिलाने में सक्सेसफुल हो गई और उसे उसकी बीमारियों से रिकवर भी करवा लिया। वो बहुत खुश थी कि फाइनली उसके पास खेलने के लिए एक दोस्त था। खुशी का मतलब था कि उसके पास दिल था और उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो सिली फीलिंग्स या किसी भी तरह के सॉफ्ट इमोशंस में उलझी रहे। तो उन्होंने वो किया जो उनके हिसाब से रीजनेबल था, एंटरटेनमेंट को मार दिया। उसके बाद उसका दिल भी जैसे चला गया और वो बस अपने पापा की हर बात मानने लगी। ये सब उसके लिए दम घुटने जैसा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। घर था, उनके रूल्स थे और उसके लिए विरोध करना मुश्किल था। इस तरह वो इफेक्टिवली ब्रेन वॉश्ड हो गई थी। अपने सारे लाइफ डिसीजंस पापा के हाथों में छोड़ दिया था और अब गांसू भी टेंडो के साथ वही कर रहा है। बार बार उसका कॉन्फिडेंस तोड़कर जो भी थोड़ा बहुत खुद पर भरोसा बचा था उसे मिटा रहा है। जब टेंडो गलती से कुछ कैंड फूड्स गिरा देता है, गांसू तुरंत उसे स्टूपिड और यूजलेस कहना शुरू कर देता है। वो ये भी कहता है कि टेंडो को अपनी वैल्यू दिखाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो अपनी गलती का कुछ तो भरपाई कर सके। टेंडो हल्के से बोलने की कोशिश करता है, लेकिन गांसू फिर से उस पर चिल्लाता है और इस बार टेंडो अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। अपने तरीकों को काम करता देखकर गांसू के चेहरे पर एक छोटी सी घिन भरी स्माइल आ जाती है। वो अपने प्लान के फाइनल स्टेज में एंटर करता है, दिमाग से खेलना। वो अब एक काइंड समझदार इंसान बनने का नाटक करता है ताकि टेंडो उस पर भरोसा करे। कहता है, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। वो चाहता है कि टेंडो हमेशा के लिए वहीं रहे और वही काम करता रहे और कहता है, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, कब कोई ज़ॉम्बी तुम्हें चबा जाए कोई भरोसा नहीं। तो चॉइस सिंपल है, सेफ कंपाउंड में रहो और गांसू के अंडर काम करो या बाहर जाकर अकेला अपोक्लिप्स का सामना करो। लेकिन पर्सनली मैं हर दिन ज़ॉम्बीज से लड़ना पसंद करूंगा, उस वॉकिंग ट्रैश बैग के नीचे काम करने के बजाय। लेकिन टेंडो इतने दिनों तक गांसू की आवाज सुन सुनकर उसके काफी ब्रेन सेल्स जा चुके हैं। अब सही और गलत का फर्क समझना मुश्किल हो गया है और वो धीरे धीरे उसकी बातों के झांसे में आ जाता है। अंधेरा होने लगता है और टेंडो अभी भी बाहर ज़ॉम्बी की तरह काम कर रहा होता है। शिजुका कैंपर में रिलैक्स कर रही होती है जब उसकी नजर पड़ती है टेंडो के बनाए हुए बकेट लिस्ट पर। वो लिस्ट पढ़ती है और उस पे लिखे एक सपने को देखकर वो मुस्कान रोक नहीं पाती और चुपके से उस लिस्ट में एक और आइटम ऐड कर देती है। अगले दिन कुछ लोग सप्लाई रन पर जाते हैं। ब्रेक के वक्त उनमें से एक बंदा कंप्लेन करता है,
गंसू लीडर तो है पर असली काम तो कभी करता ही नहीं। लेकिन दूसरा बंदा तो खुश है, कहता है कम से कम मेरे साथ टेंडो जैसा बर्ताव तो नहीं हो रहा। तभी वो उस छोटे बंदे पर चिल्लाकर कहता है जल्दी ट्रक का दरवाजा बंद करो, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ अंदर घुस आएं। पर देर हो चुकी होती है, एक जंबी तो पहले ही ट्रक में घुस चुका होता है। इसी बीच कंपाउंड में शिजुका और केंचो सब कुछ पैक कर चुके होते हैं जैसे पहले डिसाइड हुआ था, निकलने के लिए तैयार। लेकिन तभी टेंडो बाहर आता है और कहता है मैं यहीं रुकूंगा, अब से मैं चीफ के लिए ही काम करूंगा। केंचो को विश्वास ही नहीं होता, वो सोचता है ये तो पक्का कोई मजाक कर रहा होगा। लेकिन टेंडो बिल्कुल सीरियस होता है, उसका दिमाग पूरी तरह से मैनिपुलेट किया गया है। अब उसे लगने लगा है कि वो एक डम अगली इडियट है जो बाहर 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। और जिस तरह वो बोल रहा है जैसे उसका दिमाग अब किसी और के रिमोट से चल रहा हो। शिजुका बिना एक शब्द कहे चल पड़ती है, वो तैयार है टेंडो को पीछे छोड़ने के लिए अगर वो उनके साथ नहीं आएगा। लेकिन टेंडो अभी भी बोलता जा रहा है मुझे चीफ गंसू के एहसान का बदला चुकाना है, उसने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसकी मेहरबानी का कर्ज उतारना चाहता हूँ। और अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, यहीं रहना और गंसू के हर हुक्म पर हाँ में हाँ मिलाते रहना। शिजुका जाने से पहले एक बार रुक जाती है, उसके दिमाग में अचानक फ्लैश होता है उसका बचपन, उसके पिता, उसका प्यारा एंटरटेनमेंट। और तभी उसे टेंडो में अपना पुराना वर्जन दिखाई देता है, वो वर्जन जो ब्लाइंडली कमांड्स फॉलो करता था। लेकिन अब वो तय कर चुकी है वो उस वर्जन को कभी जिंदा नहीं होने देगी। तो वो टेंडो को वो वेकअप कॉल देती है जिसकी उसे डेस्परेटली जरूरत थी और कहती है टेंडो गंसू सिर्फ तुम्हें यूज कर रहा है, वो चाहता है तुम अपनी मर्जी, अपनी सोच सब कुछ छोड़ दो ताकि तुम बस एक ऐसा इंसान बन जाओ जो सिर्फ ऑर्डर्स मानता है बिना सोचे समझे। वो तुम्हारे बारे में केयर नहीं करता, उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, सस्ती ओबीडियंट स्लेव लेबर। और फिर रोस्ट शुरू होती है बिना किसी दया के। उसका चेहरा देख के लगता है जैसे ऊपर वाले ने कैरेक्टर बनाना स्टार्ट तो किया पर बाकी डिजाइन भूल गया। लिप्स इतने फूले हुए हैं जैसे किसी ने उनपे साइकिल पंप लगा दिया हो और आंखें जैसे किसी ने आंसुओं से परमानेंट आईलाइनर बना दिया हो। उसकी जिंदगी इतनी गिरी हुई है कि दूसरों को नीचा दिखाकर ही खुद को कुछ खास महसूस करता है। वो चाहता है सबकी लाइफ भी उतनी ही उलझी और बुरी हो जितनी उसकी अपनी, ताकि वो अकेला लूसर ना लगे। पूरे कॉम्पाउंड में सन्नाटा छाया है, सब लोग बस आंखें फाड़ के देख रहे हैं। शिजुका पब्लिक के सामने गंसू की बैंड बजा रही है और कहती है देखो मैं ये नहीं कह सकती कि सही फैसला क्या है, यहाँ रुकना या निकलना, लेकिन एक बात तो पक्की है मैं गांसू के साथ नहीं रह सकती, ना उसकी कंपनी में और ना ही उसके आसपास भी। वो टेंडो के पास आती है, उसकी बकेट लिस्ट निकालती है और एक स्पेसिफिक आइटम दिखाती है जो टेंडो ने खुद ऐड किया था। गांसू देखता है कि वो एक्चुअली उसके थ्रू पहुंच रही है तो वो इसे रोकने की कोशिश करता है, उसकी नोटबुक को उसके हाथ से पकड़कर जमीन पर फेंक देता है। लेकिन ये वही मोमेंट था जहां टेंडो का सब्र टूट गया क्योंकि इस बार बात उसकी लिस्ट तक आ पहुंची थी। टेंडो कुछ तरीके से गांसू के पैरों के नीचे पहुंच जाता है उसे नोटबुक पर स्टेप करने से रोकने के लिए और उठता है फाइनली अपने अंदर हिम्मत जमा करके। लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा नाइस है, अगर कंपेयर करें कि मैं होता तो क्या करता। वो सिर्फ कहता है गंसू जो कुछ भी तुमने किया उस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन ये जगह मेरी नहीं है और मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हारी वो भयानक शक्ल दोबारा देखूं। गंसू बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है टेंडो के अचानक बदले सेल्फ कॉन्फिडेंस को देखकर। गंसू फिर से अपनी चालाकियां शुरू करता है, कहता है कि टेंडो अभी भी उसका कर्जदार है। लेकिन टेंडो तुरंत जवाब देता है मुझे याद ही नहीं पड़ता वो पार्ट जहां ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर मैं ज़ॉम्बी भी बन जाऊं तो भी तुम्हारे जैसे ज़ॉम्बी के लिए काम करना उससे ज्यादा बेकार होगा। और जैसे ही वो ये बोलता है तभी रिसोर्स कलेक्शन टीम वापस आती है, ऐसे स्वैग में जैसे रेशन नहीं ज़ॉम्बीज का एंटीडोट ले आए हो। लेकिन सेलिब्रेशन ज्यादा देर टिक नहीं पाता क्योंकि तुरंत ही उनमें से एक बंदा एक ज़ॉम्बी के हाथों छित्र बन जाता है। वो रोड पर वापस आ जाते हैं और टेंडो फुल एक्साइटेड मोड में है, उसने अपनी बकेट लिस्ट की 30 से भी ज्यादा चीजें ऑलरेडी कर ली हैं। इस स्पीड से तो वो मंथ एंड से पहले 100 तक पहुंच जाएगा। लेकिन शिजुका वरीड है कि वो मर सकता है अगर ऐसा हुआ। जैसे ही वो रोड पर आगे बढ़ते हैं वो एक ट्रक के पास आते हैं जिसके आसपास कई ज़ॉम्बीज का ढेर लगा होता है और इसका सिर्फ एक मतलब हो सकता है, वहां कोई है जो इन ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब उन्होंने अपना पहला सर्वाइवर रोड पर पाया और टेंडो एक्साइटेड है फाइनली एक सुपर हीरो बनने के लिए दोबारा। वो जल्दी से अपना शार्क सूट पहनता है और फुल रेडी हो जाता है दूसरे हीरो आर्क के लिए। लेकिन ट्रक का दरवाजा किक ओपन होता है और स्पॉटलाइट उसे छीन ली जाती है एक हिस्टोरिकली एक्यूरेट सैमुराई से जो बाहर निकलता है, 20 फुट हवा में उछलता है और ज़ॉम्बीज की बर्बादी मचाने लगता है। वो एक रेगुलर बो से ट्रिपल किल करता है। वो लोग नहीं मान सकते जो वो देख रहे हैं, लेकिन टेंडो के लिए वो फुल हीरो लेवल है। सैमुराई अपना मास्क उतारता है अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए, लेकिन वो निकलती है एक जर्मन लड़की बिएट्रिक्स और जैसे ही वो उनकी हेल्प के लिए थैंक्स करती है शिजुका को बेस्ट गर्ल पोजीशन से हटा दिया जाता है। पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करने के बाद ग्रुप को पता चलता है कि बिएट्रिक्स जापान आई थी क्योंकि वो यहाँ की कल्चर से बहुत प्यार करती थी, हिस्टोरिकल बैटल से लेकर टेंटिकल हेंटाई तक, जो ये एक्सप्लेन करता है कि उसके पास सैमुराई आर्मर क्यों था। टेंडो ट्रक के पीछे का हिस्सा खोलता है जहां वो छुपी थी और पाता है कि वो एक्चुअली एक रेफ्रिजरेशन ट्रक था जिसमें बहुत सारी ट्यूना फिश थी। बिएट्रिक्स उनसे थोड़ा समझने की गुजारिश करती है क्योंकि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जो उसे हर हाल में पूरा करना है और उसके लिए एक चलती हुई गाड़ी जरूरी है। तो वो उनसे मदद मांगती है ताकि वो फिश को टाकासाका तक डिलीवर कर सके। बिएट्रिक्स अपने रिक्वेस्ट में काफी सिंसियर लगती है तो शिजुका सोच रही है उसके साथ जाने के लिए, शायद वो सर्वाइवर्स के लिए फूड ट्रांसपोर्ट कर रही हो। टेंडो उसके सामने नीचे बैठता है और डायरेक्टली पूछता है तुम्हें ये फिश इतनी बैडली डिलीवर क्यों करनी है। तो वो एक्सप्लेन करना शुरू करती है उसने जापान की पहली झलक एच एनिमे के थ्रू ही देखी थी, तब से उसने मेहनत करके पैसा सेव किया और यहाँ आने के लिए स्ट्रगल किया ताकि जापान को खुद अपनी आंखों से एक्सपीरियंस कर सके। लेकिन जैसे ही वो लैंड करती है और फाइनली अपने सपने को एक्सपीरियंस करने वाली होती है, दुनिया ने उसको एक जोर का धक्का दे दिया और ज़ॉम्बी अपोकलिप्स शुरू हो जाता
जाता है, लेकिन वो अपने सपने को मरने नहीं देना चाहती थी। तो उसने लास्ट लिविंग सुशी शेफ को ढूंढना शुरू किया जो अपने काम में बिल्कुल लेजिट टैलेंटेड था, और उसने बिएट्रिक्स से प्रॉमिस किया कि अगर वो उसके लिए फ्रेश फिश ला सके तो वो उसके लिए सुशी बनाएगा। इसका असली रीजन सिर्फ एक था, सुशी। और लकी टेंडो ने सुशी सुना और बिना किसी सेकंड थॉट के पूरे प्लान में फुल ऑन शामिल हो गया। बाकी लोग भी साथ आते हैं क्योंकि लाइक क्यों नहीं। तो वो सब सिटी की तरफ निकलते